विद्यार्थियों जो क्लास 11 के ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं उनके लिए आज हम न्यू कंसेप्ट क्लासेज ज्योग्राफी की जो क्लास है वो शुरू कर रहा है, जिनसे आपको घर बैठे ज्योग्राफी का कंप्लीट कोर्स परीक्षा से पहले मिल सके। इसके लिए सबसे पहला जो प्रादेशिक भूगोल का उपागम है उसका अध्ययन करेंगे। एक चैप्टर फर्स्ट बुक्स का होगा, एक चैप्टर हमारे सेकंड बुक्स का होगा। तो सबसे पहले जो प्रादेशिक भूगोल में सबसे पहला जो अध्ययन बिंदु है, लेसन फर्स्ट हम कह सकते हैं भूगोल एक विषय के रूप में। भूगोल एक विषय के रूप में अर्थात इसके रूप में हम समझेंगे रूप में। यह हमारा एज चैप्टर है, तो हम कह सकते हैं ज्योग्राफी इज एज ए सब्जेक्ट। यानी इसको आज हम कंसेप्ट के द्वारा और बहुत ही मजेदार अंदाज में समझने का प्रयास करेंगे, जिससे आप इस पाठ के अंदर जो तमाम प्रश्न हैं वो यदि परीक्षा में आई उसे आप भूल न सके। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, यह है क्या भूगोल। तो यहां पर हमें देखना है भूगोल जो शब्द है, भूगोल यह शब्द दिया था इरेटोस्थेनीज ने। इरेटोस्थेनीज ने यह शब्द दिया था। इरेटोस्थेनीज ने यह शब्द दिया था। आप कहोगे इरेटोस्थेनीज कौन था? इरेटोस्थेनीज एक मानव था। यहां आपके विचार तमाम हो गए होंगे खत्म, क्योंकि इरेटोस्थेनीज प्यारे बच्चों यहां पर हम यदि वर्ड यूज करें तो ये भूगोलवेता थे। जब कोई भूगोलवेता ही देगा तो उसके बारे में जैसे हम कहें कि आइंस्टीन है, सापेक्षता का सिद्धांत दिया, तो आइंस्टीन एक वैज्ञानिक थे, वहां लिखने की जरूरत नहीं है, वैज्ञानिक होगा वही सिद्धांत देगा। तो ये भूगोलवेता थे इरेटोस्थेनीज। पहला कंसेप्ट यहां क्लियर हो गया होगा। अब यहां हमें समझना है भूगोल है क्या। तो देखिए भूगोल जो शब्द है प्यारे बच्चों, यहां पर एक ग्रीक भाषा का लैंग्वेज है। किसका है? ग्रीक। इसको कहा जाता है जियोग्राफी। यानी भूगोल को ग्रीक में जियोग्राफी कहा जाता है। जियोग्राफी से लिया गया ही शब्द है भूगोल। यानी ये ग्रीक लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसे आम लोगों के समझना बहुत कठिन होता है। जैसे कोई चीज हमने इस प्रकार से लिख दिया कि अभी मैं यह लिख रहा हूं और यहां पर इस प्रकार से लिख दिया। तो सपोज कीजिए यह मैंने लैंग्वेज लिख दी, यह मैं समझ सकता हूं क्योंकि मैंने इस डिजिट को पढ़ा है। मैं आपको कहूं ये मैंने क्या लिखा, आप कहोगे सर ये पता नहीं, ये तो मेरी काला अनुसार भैंस बराबर है, इसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं इट्स ग्रीक टू मी। तो यह आप समझ गए होंगे। तो ग्रीक से ज्योग्राफी शब्द है वो ग्रीक भाषा का है। यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है प्यारे बच्चों। कौन से शब्दों से मिलकर बना है? एक जियो से मिलकर बना है, एक मिलकर बना है ग्राफस से। यानी जो जियो सिम चलती है वो नहीं है, क्योंकि उसमें हमें बार बार रिचार्ज कराने की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये जो ज्योग्राफी शब्द है जियो, ये बिल्कुल उससे हटके रहेगा। इससे एक बार आपने पढ़ लिया तो लाइफ टाइम आपकी यह सेवा देता रहेगा। तो जुड़े रहिए न्यू कंसेप्ट क्लासेस से और पढ़िए। जियो को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सबसे पहले बात आती है इंग्लिश। इंग्लिश में इसको प्यारे बच्चों अर्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन द इंग्लिश वर्ड वी कैन ट्रांसलेट जियो इन द अर्थ एंड ग्राफस का मतलब होता है टू डिस्क्राइब। ये जो होता है, ये जो वर्ड है डिस्क्राइब वर्ड है। ग्राफस को डिस्क्राइब कहते हैं, जियो को अर्थ कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में इसको कहा जाता है पृथ्वी। और यहां पर डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना। यानी अदर वर्ड भी हम ले सकते हैं टू एक्सप्लेन भी इसको प्यारे बच्चों कह सकते हैं। तो यहां ध्यान रखें, जब हमारे पास में किसी शब्द के 2 या 3 मीनिंग होते हैं तो हम अंग्रेजी बोलने में हमें आसानी होती है। जैसे हम कहें यह मेरी जिम्मेदारी है, इट्स माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। यदि रेस्पॉन्सिबिलिटी की जगह ओनस वर्ड है तो हम यूज कर सकते हैं इट्स माई ओनस। तो समझ गए होंगे। टू एक्सप्लेन या टू डिस्क्राइब यहाँ पे ग्राफस का अर्थ होता है। तो इन दोनों अर्थों को यदि हम
प्रेम से मिलाई तो क्या हो जाएगा, ध्यान रखना प्रेम से ही ज्योग्राफी पढ़नी है और हमें गुस्से से नहीं पढ़ना है, इन दोनों को प्रेम से लिखना है, पृथ्वी और वर्णन। तो यहां पर इस भूगोल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन। यह ज्योग्राफी का हिंदी में पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन वर्णन हो गया। और यहां पे हम कह सकते हैं इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में होता है टू डिस्क्राइब द अर्थ। आप जान गए होंगे दी आर्टिकल्स होता है, और जब कोई कॉमन चीज होती है वर्ड के अंदर, एक फेमस चीज होती है, तो उसके पहले आर्टिकल का दी शब्द का प्रयोग होता है। टू जो है हमारे पास इंफिनिटिव होता है, ये बताता है कि कोई काम आगे प्रोसेस में होगा या नहीं होगा। तो यहां पर यह आपने कंसेप्ट कर लिया होगा, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो समझ सकते हैं कि ज्योग्राफी इज वर्ड इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज एंड दिस इज made of two words, is first is geo and another is graphos, and now we will be translate in English. The geo means earth and the graphos means to describe, as we know according to these parts, and the complete word of geography to describe the earth. यहाँ आपका मैटर यहाँ ज्योग्राफी के बारे में है, वो परिभाषाओं के बारे में जो कंसेप्ट सामान्य है वो क्लियर हो गया होगा प्यारे बच्चों। यह दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। अब क्या आते हैं, एक जो है वो है कि भूगोल की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो किस प्रकार से दी रिचर्ड्स होल्ट शो। अब दो भूगोलवेत्ता आएंगे, एक आएंगे रिचर्ड्स होल्ट शोर्न आएंगे और एक आएंगे अल्फ्रेड हेटनर, अल्फ्रेड हेटनर, यह आएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, दो भूगोलवेत्ता आते हैं, इन्होंने भूगोल की परिभाषा दी, और ये जो भूगोल की परिभाषा है, जिनमें से यदि महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, सबसे बेहतरीन परिभाषा यदि भूगोल की मानी जाती है वो अल्फ्रेड हेटनर की मानी जाती है। दुनिया में यदि किसी की बेहतरीन कप्तानी मानी जाती है वो महेंद्र सिंह धोनी की मानी जाती है। तो इसी प्रकार भूगोल के जो स्पेशलिस्ट हैं, टेक्निकल जो व्यक्ति हैं, वो हैं अल्फ्रेड हेटनर। उन्होंने क्या कहा था, इन्होंने क्या कहा था, वो है, तो अब देखिए रिचर्ड्स होल्ट। रेत का मतलब हम सब लगा सकते हैं प्यारे बच्चों रेत से, तो ध्यान रखें रेत इंग्लिश मीडियम वाले इसको सोइल भी कह सकते हैं। रेत जब आपके शब्द में समझ में आ गया तो हम समझ सकते हैं परिभाषा क्या है। यह रेत का मतलब यह कह रहा है रेत कहां होती है, धरातल पर। तो ध्यान रखें धरातल जिस शब्द में वर्ड में यूज होगा वो भूगोल की परिभाषा रिचर्ड्स महोदय देंगे। ये अपने अनोखे अंदाज में क्या कर रहे हैं, पृथ्वी के धरातल हैं उनके विभिन्न जो क्षेत्रीय भाग हैं या प्रादेशिक भाग हैं उनकी वर्णन करना और व्याख्या करना। भूगोल क्या है, तो यह कह रहे हैं कि देखिए रेत का मतलब आपको रेत ले लेना है, सोइल हो गया। रेत कहां पे होती है, धरातल पे। तो एकदम सरल परिभाषा है, भूगोल भूगोल धरातल के क्षेत्रीय भागों का वर्णन व व्याख्या करना है। तो यह परिभाषा किस महोदय ने दी थी, रिचर्ड्स होल्ट ने दी थी, एकदम सरल लैंग्वेज में दी थी। तो हम यहां कह सकते हैं भूगोल है क्या, तो इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू रिचर्ड्स होल्ट, ज्योग्राफी इज ए ब्रांच ऑफ parts in which we will be explain and describe the part of regional at the earth। यानी जो रीजनल पार्ट्स होते हैं और उनका क्या किया जाता है, रीजनल पार्ट्स ऑफ दी जो अर्थ होते हैं उनका डिस्क्राइब किया जाता है और एक्सप्लेन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। तो आप बताइए प्यारे बच्चों, जब आपके भूगोल की परिभाषा रिचर्ड्स होल्ट आ जाए, रे का मतलब रेत अर्थात रे धरातल आपको शब्द यूज करना है, अर्थ क्रस्ट यूज करना है। तो रे का मतलब क्या हो गया, धरातल के क्षेत्रीय भागों का वर्णन और व्याख्या करना क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है।
जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए मेरे पास में हम जानते हैं पृथ्वी है, ये है और यह अपनी सतह पे चपटी है, तो इसको हम अलग अलग जोन्स के अंदर बांट देते हैं। अभी हम आगे इसका भी अध्ययन करेंगे। दो अक्षांश रेखाओं का भाग है वो कहलाता है जोन कहलाता है। क्या कहलाता है? जोन। तो हमने देखा विषुवतीय जोन भी होता है, उपध्रुवीय भी होता है, ध्रुवीय भी होता है। तो इनको अलग अलग भागों में बांटना और उनका वर्णन करना क्या कहलाता है? भूगोल। ये रिचर्ड वॉटसन ने कहा था। अब अल्फ्रेड हेटनर ये आते हैं। अल्फ्रेड जो हेटनर होते हैं उनमें हमें एक वर्ड पकड़ना है कि आखिर इन महोदय ने ऐसा क्या किया कि भूगोल को पूरे विश्व स्तर पर पहचान दिला दी और भूगोल जो डूबा हुआ था, भूगोल के बारे में लोग जान नहीं रहे थे, तो इन महोदय ने एक ऐसी संजीवनी बूटी लाकर उसमें ऐसी जान फूंक दी कि भूगोल एक सब लोगों का एक इंटरेस्टिंग विषय बन गया और भूगोल के बारे में अलग अलग भूगोलवेत्ता यह जानने लगे कि हमारा वर्चस्व बढ़ रहा है। वो वर्चस्व बढ़ाने वाले महोदय थे अल्फ्रेड हेटनर। इनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। अल्फ्रेड हेटनर क्या या तो पैसे लेगा या देगा, अभी जैसे मित्रता में यही चलता है, या साथ लेगा या देगा। तो फ्रेंड शब्द में ध्यान रखना एक शब्द आ जाए कारणात्मक। कारणात्मक जो कारणात्मक रूप हो जाता है उसके तथ्य से संबंधित, तथ्य से जो संबंधित होते हैं उनकी क्या करते हैं, परिभाषा क्या दी, यह शब्द पकड़ना है। यह है फ्रेंड, लेकिन इसको फ्रेंड मान सकते हैं। फ्रेंड यानी मित्र। देखिए जब भी हमारा कोई मित्र होता है तो हमारी जिज्ञासा होती है कि वो क्या होगा, कैसे होगा, और उनके बारे में सबसे पहले हम क्या जानने का प्रयास करते हैं, कारण। तो यह प्यारे बच्चों आपके समझ में आ गया होगा। जब भी किसी परिभाषा के अंदर कारण शब्द आ जाए वो अल्फ्रेड हेटनर की ही डेफिनेशन होगी। धरातल जब आ जाए तो वो रिचर्ड वॉटसन की डेफिनेशन होगी। यहां पर ये कारणात्मक है, उसकी क्या है, एक यहां पे भिन्नता। ध्यान रखना दो मित्र हैं कभी भी समान नहीं हो सकते, अलग अलग होते हैं। तो कारण और भिन्नता, यानी भीमा नाम का जो है मेरे पास में एक मित्र है और वो मेरे से कोई कारण पूछने आया, यानी कोई मेरे पास काम आया। आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं, भीमा नाम का मेरे पास में कोई मित्र है, वो मेरे पास में कोई काम के लिए आया है और मुझे भूगोल की परिभाषा याद करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये दो क्लियो थे वो मेरे पास आ चुके हैं। तो हम यहां देखिए सरल शब्दों में याद रखते हैं। बताइए आपको भूगोल की परिभाषा में एक अल्फ्रेड हेटनर के रूप में आप क्या कहोगे? भीमा नाम का मेरा फ्रेंड, मेरे पास कोई काम आया। तो हम यहां कह सकते हैं काम का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों? कारणात्मक। कारणात्मक। और भीमा का मतलब हो गया यानी भिन्नता। तो यहां परिभाषा क्या बन गई? भूगोल धरातल पर उपस्थित कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों की भिन्नता का अध्ययन करता है। हम यहां कह सकते हैं यानी जो भूगोल है वो कारणात्मक रूप के तथ्यों से संबंधित भिन्नता का अध्ययन करता है। भिन्नता का अध्ययन करता है। तो यहां हम कहेंगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके ज्यादा भी ये लेने की जरूरत है नहीं, एकदम सरल है कि जो रीजनल रूप होते हैं हमारे पास में, जो समस्यात्मक होते हैं, प्रॉब्लम्स जो रूप होते हैं, उनके फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम्स, फैक्ट्स आर रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स, देन द स्टडी ऑफ वेराइटीज, यानी इससे संबंधित जो भिन्नता है उसका अध्ययन किसमें किया जाता है? भूगोल में किया जाता है। यह अल्फ्रेड हेटनर ने कहा था। तो ध्यान रखें अल्फ्रेड हेटनर की परिभाषा में कारणात्मक और जो भिन्नता शब्द है वो दो आप ध्यान रखेंगे। यदि परिभाषा आ जाए तो आप डायरेक्ट ये नाम लिख सकते हैं आंसर में, और यदि इसकी पूछी जाए तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब हमारे पास में आता है भूगोल की शाखाएं, यानी ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी।
नेक्स्ट हमारे पास में जो टॉपिक है वो है भूगोल की शाखाएं। भूगोल की शाखाएं यानी इसको हम कह सकते हैं ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी। देखिए प्यारे बच्चों, ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी होती क्या है, यानी भूगोल एक बहुत बड़ा पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ ऐसा विषय है जिसके बारे में यदि कई व्यक्तियों को पूरे जीवन भर लगा दिया जाए तो उसके बारे में अध्ययन नहीं कर सकते। इसीलिए क्या होता है, सपोज कीजिए हमारे पास में ये पूरा ब्रह्मांड है और यहां पर ये अलग अलग भूगोलवेत्ता हैं। अब क्या करना है, एक व्यक्ति को यदि जिम्मेदारी दी जाए तमाम आपको उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो असंभव है। उसका पूरा जीवन क्या जो है वो यदि 84 जोनी तक भी जन्म ले तो ये भूगोल के बारे में नहीं बता सकता। भूगोल एक ऐसा यथार्थ सब्जेक्ट है जो समुद्र भी समाया हुआ है, पहाड़ भी समाये हुए हैं, नदी नाले भी समाये हुए हैं, राजनीतिक भी इसके अंतर्गत आती है, विज्ञान भी इसके अंतर्गत आती है, गणित भी इसके अंतर्गत आती है। सभी विषयों का एक समागम है। सभी विषयों को बीज के रूप में जब पृथ्वी के अंदर बो दिया जाता है तो एक नन्हा सा पौधा निकलता है, उसका नाम है भूगोल। अर्थात जो जड़ें जमी हुई है वो सभी छोटी छोटी शाखाएं हैं। तो इसमें क्या होता है कि इनको अलग अलग ब्रांच दे दी जाती है, तो ये भूगोलवेत्ता उनका आसानी से अध्ययन करके उनके जो तथ्यात्मक कारण होते हैं वो हमारे सामने पेश कर देते हैं। इसीलिए भूगोल की शाखाएं क्या है, बहुत सारी हैं। अब हम कहीं कौन कौन सी शाखाएं हैं तो देखिए, मानव भूगोल इसकी शाखा है। महत्वपूर्ण जो शाखाएं हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। जो शाखाएं हैं, सबसे पहली मानव भूगोल, अर्थात हम कह सकते हैं मानव भूगोल। इसमें मानव के रहन सहन स्तर, मानव किस प्रकार से रह रहा है उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, उसकी आवश्यकताओं से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ह्यूमन ज्योग्राफी इसको कहते हैं। हम कह सकते हैं इसको कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। ये लोग प्यारे बच्चों एक ही हो गई। नंबर 2 हम कह सकते हैं राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल यानी इसको हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी कहा जाता है। जैसे किसी क्षेत्रीय सीमाओं के बारे में चर्चा करनी है तो इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो हम कह सकते हैं मानव से संबंधित जो भूगोल है वो मानव भूगोल, राजनीतिक विषय से जुड़ी हुई जो भूगोल है वो राजनीतिक भूगोल है। इसी प्रकार सामाजिक भूगोल भी आती है, गणित भूगोल भी आती है जिसमें गणितीय संख्याओं का अध्ययन इसमें किया जाता है, जीव भूगोल भी आती है और पादप भूगोल भी आती है, औद्योगिक भूगोल भी आती है। जितने भी आपको नाम आते हैं वो इसमें टपका दीजिए, वो भूगोल के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि भूगोल एक यथार्थ भूगोल है। पारिस्थितिकी भूगोल, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी इसके अंतर्गत आती है। तमाम जो इसके अंतर्गत है तो आप समझ गए होंगे, औद्योगिक भूगोल, मानव भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, सभी प्रकार की जो भूगोल हैं वो इसके अंतर्गत जलवायु यानी समावेशित की गई है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है भूगोल के उपागम। अब देखिए नेक्स्ट चर्चा करते हैं भूगोल के उपागम। उपागम का मतलब होता है सब ब्रांच, यानी हम कह सकते हैं 2 प्रकार के भूगोल के उपागम होंगे प्यारे बच्चों। एक तो याद रखना के और पी। ये केपी क्या है, वही सर हैं जो आपको न्यू कंसेप्ट क्लासेज के माध्यम से ज्योग्राफी को सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रही हैं। तो के और एक आ जाएगा पी। के का मतलब हो जाएगा प्यारे बच्चों क्रम जो बंद है वो भूगोल, या इसे विषय वस्तुगत भी कहते हैं। विषय वस्तुगत यानी केपी शब्द की विषय पे पकड़ है, तभी तो हम यह अध्ययन सरल रूप में कर रहे हैं। तो क्रमबद्ध। पी का मतलब क्या आ जाएगा, प्रादेशिक उपागम। रीजनल जो है हमारे पार्ट्स में यह उपागम आ जाएगा। तो यहां पर आपके समझ गए होंगे, एक सब जो होते हैं यानी सब्जेक्टिव उपागम, एक होते हैं रीजनल उपागम। अब देखिए ये है क्या, किन्होंने शब्द दिया। यह जो क्रमबद्ध जो विषय वस्तुगत उपागम है वो किसने बताया था, तो हम कह सकते हैं
कैलाश जी सर हमें पढ़ाते थे, अर्थात हमें पढ़ाते भी रहेंगे। तो है का मतलब प्यारे बच्चों आ जाएगा हम बोल्ट। क्या आ जाएगा? हम जो बोल्ट हैं वो आ जाएगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं है का वर्ड क्या आया? हम बोल्ट। अब देखिए पी है, तो पी का मतलब आ जाएगा कॉर्ल रीडर, यानी रात दिन पढ़ाते थे। पढ़ाते थे कब थे? देखिए हम कह सकते हैं है का मतलब हमारे हेम्बोल्ट, और पढ़ाते थे रात दिन, तो यहां रह का मतलब हो जाएगा रीडर, और क्या हो जाएंगे? कॉर्ल। कॉर्ल रीडर यह प्रादेशिक उपागम शब्द दिया था। अब यहां पर आता है कि क्रमबद्ध उपागम क्या होता है, जानिए, हम इसको प्रयास करते हैं। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास में कोई यहां पर एक कोई पौधा है, मैंने अपने घर पर यह पौधा, एक मुझे पौधा मिला, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? पहले उस पौधे को बारे में, पूरे विश्व स्तर के बारे में क्या करूंगा? जानकारी प्राप्त करूंगा। फिर क्या करूंगा? उस पौधे को उस क्षेत्र के आधार पे, यानी ये कौन से एरिया का है, विश्वविद्य भाग का है या उपध्रुवीय प्रदेश का है या उष्णकटिबंधीय जोन का है, उसके अनुसार उसका मैं क्या करूंगा? अध्ययन करूंगा। पहले तो हम क्या करेंगे? किसी तथ्य को पूरे विश्व स्तर पर उसकी पहचान की जाती है, फिर उसका जो हमारे पास में तथ्य है उसका क्रमबद्ध जो क्षेत्र आता है उसी के अनुसार उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना क्रमबद्ध कहलाता है। यानी पहला विश्व के बारे में, फिर हम चलेंगे अपने भारत के बारे में, फिर हम अपने राजस्थान के बारे में, क्या यह राजस्थान में प्लांट पाया जाता है? राजस्थान में पढ़ लिया, तो क्या यह नागौर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है या जोधपुर में पाया जाता है या जयपुर में या झुंझुनू में? तो इस प्रकार हम इसका अध्ययन करते हैं। चलिए इसके बारे में लिखते हैं। तो यह होता है किसी तथ्य के बारे में, किसी तथ्य के बारे में पहले विश्व स्तर पर जानकारी प्राप्त करना, फिर उस तथ्य को उस पर्यावरणीय परिस्थिति के अनुसार, यानी फिर उस तथ्य को अनेक भागों में वर्गीकृत कर उनका अध्ययन करना। तो यह हमारे पास में कहलाता है क्रमबद्ध अध्ययन हो गया। यानी इसमें क्या होता है? अनेक भाग होते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मुझे किसी चट्टान के टुकड़े के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो उस चट्टान को पहले पूरे में विश्व स्तर पर जानकारी प्राप्त करूंगा, फिर प्रत्येक जो चट्टान है उसको किस क्षेत्र में किस प्रकार की पाई जाती है, किस अवस्था में, किस ज्योग्राफिकल कंडीशन में वो पाई जाती है, उसके अनुसार उसका अध्ययन करना क्रमबद्ध कहलाता है। एक एक के स्टेप बाय स्टेप उसका अध्ययन किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि effect initially we get the all information about this fact in all world, after then we will be study about this fact step by step known as a subjective, जो हमारे पास में ये होते हैं उपागम जाने जाते हैं। तो ये समझ गए होंगे। अब क्या होता है प्रादेशिक उपागम? प्रादेशिक में क्या होता है कि विश्व को अलग अलग जोन में बांट दिया जाता है, फिर इस जोन का, प्रत्येक जोन का जो है हम अध्ययन करना प्रादेशिक उपागम कहलाता है। तो अब आइए हम जानते हैं क्या इसके बारे में वर्णन है, प्रादेशिक उपागम क्या कहता है। यानी यहां पर जो रीजनल प्रादेशिक उपागम है प्यारे बच्चों, प्रादेशिक उपागम यानी इसे तो हम रीजनल जोन भी कह सकते हैं। ये क्या कहता है
कि जो हमारा विश्व है उसको मैं अलग अलग जोन में बांट दूंगा, अलग अलग जोन में बांट दूंगा, अलग अलग भागों में बांट दूंगा। फिर उस प्रत्येक क्षेत्र में मैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा, तो इसे प्रादेशिक उपागम कहा जाता है। अर्थात विश्व को अलग अलग जोन में बांटना और प्रत्येक जोन के बारे में जानकारी प्राप्त करना प्रादेशिक उपागम कहलाता है। हम कहेंगे इसमें किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो समझने का हमारे पास में जो आइडिया है और व्यू वो है इस प्रकार से हम आसान भाषा में समझ सकते हैं कि प्रादेशिक उपागम क्या है और किस प्रकार तथ्य के बारे में सभी भौगोलिक जानकारी प्राप्त करते हैं। भौगोलिक जानकारी प्राप्त करना, तो यहां आप समझ गए होंगे विश्व को अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और एक विशेष क्षेत्र में उस तथ्य के बारे में सभी भौगोलिक जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है, यहां पर प्रादेशिक उपागम कहलाता है। अब हमारे पास में आती हैं भूगोल के जो ब्रांचेज हमने पढ़ लिए, भूगोल के उपागम हमने पढ़ लिए। अब नेक्स्ट जो हमारे पास में पॉइंट आएगा वो है भूगोल की शाखाएं। यानी जो भूगोल की जो मेन शाखाएं हैं वो पहले तो हमने पढ़ी थी, जो भूगोल की शाखाएं थी वो परंपरागत धारणा और परंपरागत कार्य के आधार पे थी। अब क्या है, भूगोल की जो शाखा है उसके बारे में वस्तुगत, विषय वस्तुगत तथा प्रादेशिक उपागम, प्रादेशिक उपागम के आधार पर इनको बांटेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास में आएगा भौतिक भूगोल। कौन सा आएगा? भौतिक भूगोल। अब यहां ध्यान रखें, भौतिक भूगोल में भू संरचनाएं आती है। इसमें फैक्ट क्या क्या आते हैं वो हम जानने का प्रयास करते हैं। भौतिक भूगोल में यानी भूगोल की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? भू आकृति का। भू आकृति का इसमें अध्ययन किया जाता है, जल का किया जाता है और जलवायु का किया जाता है। तो यहां पे और किसका अध्ययन किया जाता है? मृदा का। अर्थात हम कहें भूगोल की वह शाखा जिसमें भू आकृति, जल, जलवायु और मृदा आदि का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक भूगोल कहा जाता है। अब हम कहीं इसको याद कैसे रखें? तो ध्यान रखें मजा जब, यानी जब आपने पृथ्वी पर जन्म ले लिया है तो आप मजा लेते रहें और मजा इस प्रकार से होना चाहिए समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाए। प्यारे बच्चों, जो देश का विकास करे वो मजा है। अर्थात मैं का मतलब मैं यहां कह सकता हूं इसमें आती है मृदा भूगोल। क्या आती है? मृदा भूगोल, यानी सोइल जो ज्योग्राफी है वो इसमें आती है। जय का मतलब हमारे पास में आ जाएगा जलवायु, अर्थात क्लाइमेट भूगोल। भूगोल फिर जय का मतलब नंबर 3 में जल भूगोल, यानी हम कह सकते हैं वाटर भूगोल इसमें आता है। और फिर हमारे पास में भू आकृति भूगोल, भू आकृति भूगोल। यह 4 समावेश भूगोल के इस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। मृदा भूगोल में क्या किया जाता है? मृदा की संरचना किस प्रकार की है, कण किस प्रकार के हैं। दूसरा, जलवायु किस प्रकार की है। जलवायु भूगोल में जलवायु के बारे में उष्ण है, शीत है, उसके बारे में। जल किस प्रकार का है, लवणता ज्यादा है या कम लवणता है। भू आकृति भूगोल में पठार, पहाड़, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। दूसरा हमारे पास में आता है मानव भूगोल। मानव भूगोल, तो दूसरी जो भूगोल की शाखा है वो हमारे पास में है मानव भूगोल। तो यहां पर हम कह सकते हैं मानव भूगोल में मानव भूगोल। तो अब देखिए मानव भूगोल में हमें है सर्जर आई। यहां पर यह हमें जो है यह ध्यान रखना है। तो यहां पर हम कहेंगे से का मतलब क्या होता है? सांस्कृतिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल इसी में अध्ययन होगा। नंबर 2 जलवायु भूगोल। जलवायु भूगोल का अध्ययन आएगा। नंबर 3 राजनीतिक भूगोल।
जो राजनीतिक भूगोल है वो इसमें आएगा। नंबर 4 आर्थिक भूगोल इसमें आएगा, आर्थिक भूगोल। और फिर नंबर 5 ऐतिहासिक जो भूगोल है वो इसमें आती है। तो समझ गए, मानव है वो कहीं भी जाए वो सजकर ही ढककर ही जाते हैं। और ये परंपरा भी है, क्योंकि जिस प्रकार का आपका व्यक्तित्व दिखता है वो आपके मेहनत के बारे में और आपके सभी गुण और एक्टिविटी के बारे में बताता है कि आप किस प्रकार के दिखते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं सजकर आए मानव। से का मतलब सांस्कृतिक भूगोल, जलवायु भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, यानी ह्यूमन जो ज्योग्राफी है उसमें जो हमारे पास में जो कल्चरल ज्योग्राफी, क्लाइमेट ज्योग्राफी और यहाँ पे हम कह सकते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी इसमें आ जाएगी। और यहाँ पे जलवायु, सॉरी यहाँ पर जलवायु की जगह हम कह सकते हैं जनसंख्या, यानी पॉपुलेशन जो है उसके बारे में। जय का मतलब जनसंख्या आएगा, जलवायु उसके अंतर्गत है भू आकृति में। और यहाँ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और हिस्ट्रिकल ज्योग्राफी। तो यह आप समझ गए होंगे मानव भूगोल में क्या आता है। फिर आता है हमारे पास में जीव भूगोल, यानी तीसरा जो पार्ट है भूगोल। देखिए जीव भूगोल यानी बायो भूगोल में क्या कहा जाता है, जीव को मतलब बायो। तो इसमें हमें पता है जीव को मारना क्या है प्यारे बच्चों, पाप है। क्या है? पाप है। जी का मतलब हो जाएगा जीव भूगोल। सबसे पहले जीव भूगोल इसी में आ जाएगा। नंबर 2 वनस्पति भूगोल, वनस्पति जो है वो भूगोल आ जाएगी। और तीसरा जो पारिस्थितिकी भूगोल है वो इसमें आ जाएगा। फिर पै के अंदर हम कह सकते हैं और पर्यावरणीय भूगोल। तो यहां देखिए समझने का, जी का मतलब हमारे पास में हो गया बायो ज्योग्राफी। और यहां पर हमारे पास में हो गई बोटनिकल ज्योग्राफी, यानी जू ज्योग्राफी भी, बोटनिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी और यहां पर एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। तो यह ध्यान रखे शब्द जीव भूगोल, जीव को मारना पाप है। जीव भूगोल, वनस्पति भूगोल, पारिस्थितिकी भूगोल, पर्यावरणीय भूगोल। जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति भूगोल में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी जो है पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है, इकोसिस्टम का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरणीय कारकों का अध्ययन किया जाता है, कौन से कारक हमें प्रभावित करेंगे। तो यह हमारे पास विषय वस्तुगत उपागम के आधार पर वर्गीकरण किया गया था। अब प्रादेशिक जो उपागम है उनका जो वर्गीकरण। तो नेक्स्ट हमारे पास में आता है प्रादेशिक उपागम के आधार पर इतने हम जो पढ़ रहे थे वो थे क्रमबद्ध के आधार पे। बताओ कौन था क्रमबद्ध के आधार पे? क्रमबद्ध पे था भू जो है हमारे पास में भौगोलिक भूगोल। नंबर दूसरा था मानव भूगोल। नंबर तीसरा अभी हमने पढ़ा जीव भूगोल। यह हमारे पास में था भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, जीव भूगोल। तो यह समझ गए प्रादेशिक उपागम के आधार पे क्या होता है, यानी अलग अलग क्षेत्रों में होता है। तो हम इसके अंदर बांट सकते हैं व लघु जो है लघु क्षेत्रीय अध्ययन। जैसे हम कहते हैं औद्योगिक इकाई वृत्त हैं, जैसे नगर हैं और नगर पालिकाएं हैं, ग्रामीण हैं, उनका अध्ययन इसमें किया जाता है वृत्त, मध्यम और लघु क्षेत्रीय। नंबर दूसरा हम कह सकते हैं ग्रामीण व शहरी नियोजन का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास यानी बच्चों वो आएगा प्रादेशिक विकास और जो है प्रादेशिक विवेचन। तो ध्यान रखें ये ज्यादा इतना कोई प्रादेशिक उपागम के आधार पर तो यही है
कि प्रदेश को अलग अलग भागों में बांटना, इसका अध्ययन है। वृहद, मध्यम और लघु क्षेत्रीय का अध्ययन किया जाता है। ग्रामीण व शहरी नियोजन का अध्ययन होता है। प्रादेशिक विकास किस प्रकार से हुआ, प्रादेशिक विभाजन। तो आज आपका ये पहला चैप्टर पूरी तरह से क्या हो गया है, खत्म हो गया है। इसमें कुछ कंसेप्ट हैं जो 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसका हम अगले वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। तब तक धन्यवाद।